रही थी जो कुछ कल तक हमने कर लिया था। एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। बात हमारी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम एसेट को यूज करने का राइट कन्वे कर देते हैं और ये राइट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। जिसको ये राइट दिया जाता है वो लेसी कहलाता है और जिसको ये राइट दिया जा रहा है वो हमारे लिए लेसर कहलाता है। दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई, लेसी और लेसर। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। फिर हमने मजीद देखा था कि लीज की इस स्टैंडर्ड में दो क्लासिफिकेशन है। फाइनेंस लीज भी है और ऑपरेटिंग लीज भी है। फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जाता। कैसे पता चलेगा कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस देखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटेंस देखना पड़ेगा रादर देन उसकी लीगल फॉर्म। और हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। अगर सब्सटेंस और लीगल फॉर्म के दरमियान कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो आपने किसकी सुननी है? सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन को आपने सुनना है बेटा। हमारे पैरा 63 के अंदर कुछ इंडिकेशन दी हुई थी जिसके तहत हमें पता चल जाता था कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। पैरा 63 में लिखा हुआ था कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी मैच कर जाए तो लीज को फाइनेंस लीज मान लेना। और इन कॉम्बिनेशन अगर इससे ज्यादा, एक से ज्यादा कंडीशन मैच हो जाए फिर तो और अच्छी बात है, लीज को जब भी फाइनेंस लीज माना जा सकता है। कंडीशन नंबर 1 और 2 कल मैंने आपको समझा दी थी। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? क्या लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर कर दोगे? इफ यस, फौरन फतवा जारी कर दो, फाइनेंस लीज है। अब इसका रैशनल क्या होता है तो मैंने डिटेल में समझाया था। फिर क्या बोला था? इतनी बातें आपको याद नहीं रहेंगी, यकीन करो मुझे खुद भी याद नहीं कर मैंने क्या बोला था। आप कहाँ से याद रखोगे? ये क्या था, कल उस बात का माहौल बना हुआ था, मैं बोलता चला गया, शायद थोड़ा आपकी समझ में भी आ गया था। याद क्या रखना है? बस ये कंडीशन मैच हो जाए, बस जल्दी से अपने वर्किंग को आगे बढ़ा देना है और फाइनेंस लीज वाली वर्किंग शुरू कर देनी है। सेकंड कंडीशन क्या थी? क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि ये लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा? इफ यस, जब भी लीज को आप क्या मान लें? फाइनेंस लीज मान लें। आज हम पैरा 63 को पहले कंप्लीट करेंगे। इसके लिए अब आ जाइए पहले कंडीशन नंबर सी पर। कंडीशन नंबर सी जो हमें नजर आ रही है, द लीज टर्म is for the major part of the economic life of the underlying asset, even if title is not transferred। ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट का जो लीज टर्म है वो मेजर पार्ट है इकोनॉमिक लाइफ का। ठीक है, चाहे टाइटल ना भी ट्रांसफर आप उसको करो। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जो मैं आपको FAR 1 से समझाता हुआ आ रहा हूँ और वो आ रहा है इकोनॉमिक लाइफ। FAR 1 में भी मैंने आपको समझाया था कि यूजफुल लाइफ कुछ और है, इकोनॉमिक लाइफ कुछ और है। यहाँ पर एक बार फिर थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि अब थोड़ा आपका मैच्योरिटी लेवल और आगे आगे है। इकोनॉमिक लाइफ का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई एसेट इन टोटल कितने अरसे तक हमें बेनिफिट दे सकता है। यानी एक मशीन मेरे पास है, कुछ साल बाद मैंने आपको बेच दी, कुछ साल इस्तेमाल करके वो मशीन आपने किसी और को बेच दी, कुछ साल बाद वो मशीन उसने किसी और को बेच दी। कभी तो एक वक्त ऐसा आएगा, कोई बोलेगा अभी अब ये मशीन बेकार हो गई, अब किसी काम की नहीं रही। पर जब वो मशीन बेकार हो जाए, किसी काम की नजर ना आए, बोल देना उसकी इकोनॉमिक लाइफ, टोटल लाइफ खत्म हो गई। उसमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट देने की ताकत थी वो ताकत खत्म हो गई। हम एसेट को इकोनॉमिक लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं करवाते। डेप्रिशिएट किस पे करवाते हैं? यूजफुल लाइफ पे। अब वो यूजफुल लाइफ क्या थी? यूजफुल लाइफ का मतलब ये था कि एक कंपनी अपने पास कितने अरसे तक एक्सपेक्ट कर रही है उसको यूज करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन खरीदी, मेरा इरादा है 5 साल बाद बेच दूंगा, तो मेरे लिए यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 5 साल। ठीक है सर, हम डेप्रिसिएशन 5 साल पे निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है? इफ यस, लीज फाइनेंस लीज है। हम लीज टर्म तो कल समझाया था क्या होता है। लीज टर्म कहते हैं लीज का ड्यूरेशन, कितने अरसे के लिए मैं ये एसेट आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, अगर लीज टर्म एसेट की टोटल लाइफ का एक मेजर पार्ट है, बेशतर हिस्सा है, आप फौरन बोल दो फाइनेंस लीज है। ठीक है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करना। कोई मशीन है, 20 साल टोटल चल सकती है, इकोनॉमिक लाइफ 20 साल, 5 साल के लिए मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ। क्या 5 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? आपने फौरन कहा नो सर, फाइनेंस लीज नहीं बनी। 11 साल के लिए लीज पे दे रहा हूँ, क्या 11 साल मेजर पार्ट है? आंसर इज नो। क्या 14 साल के लिए लीज पे दे रहा हूँ, क्या 14 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? आंसर इज अगेन नो। मैं आपको 15 साल के लिए लीज पे दे रहा हूँ, क्या 15 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? आंसर इज यस। इस पॉइंट के लिए दुनिया भर के अकाउंटेंट ने एक बात पर एग्री कर लिया है, और वो बात है एटलीस्ट 75%। तो पॉइंट नंबर सी का ये लिख लीजिएगा, एटलीस्ट 75%। हमारा जो लीज का ड्यूरेशन है वो कम से कम 75% होना चाहिए एसिड की टोटल लाइफ का। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे फाइनेंस लीज बन जाएगी। सर वाकई में? हाँ हाँ बन जाएगी। ठीक है, अभी बना के देखते हैं। एक लम्हे को एज्यूम करो, आपका कोई दोस्त कॉलेज का ही कोई नई गाड़ी घर वालों ने खरीदी है, और वो गाड़ी आज कॉलेज लेकर आया है, नई गाड़ी है बिल्कुल। ठीक है, किसी उसके दोस्त ने बोला, जो उसका फैमिली फ्रेंड भी है, सर चाबी देना, जरा गाड़ी का राउंड लेकर आता हूँ। उसने चाबी फौरन दे दी, मना नहीं करा, ऐसे ही पूछा कितनी देर में आ जाओगे? उसने कहा अभी आ रहा हूँ, एक राउंड लेके 5 मिनट में। उसने कहा ठीक है जाओ। उसने ऐसे बोला, यार अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। ठीक है जाओ। अभी आ रहा हूँ 1 घंटे में। ठीक है जाओ। गाड़ी रात को तुम्हारे घर पे दे दूंगा, चलो ले जाओ। गाड़ी कल सुबह तुम्हारे घर पे दे दूंगा, जाओ ले जाओ। सर ले आऊंगा 10-15 साल बाद। तो आप फौरन गुस्से में क्या बोलोगे? भाई ला क्यों रहे हो, रखी लो। अबे नई गाड़ी है, तुम्हें दे दूं 10-15 साल इस्तेमाल करने के लिए। अगर तुम 15 साल बाद वापस ले भी आए, कौन सा मुझ पे एहसान करोगे? गाड़ी जैसी कोई चीज होगी, शायद चलती भी हो, लेकिन वो नई गाड़ी वाली बात थोड़ी है उसके अंदर। जब हम किसी एसेट का जिंदगी का बेशतर हिस्सा किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते, आगे लिखा हुआ है टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, अगर ओनरशिप ना भी दूं और वो वापस भी कर दे, तो प्रैक्टिकली सोचना, एक मशीन 20 साल चल सकती है, मेरे एग्जांपल में 20 साल, 15 साल के लिए आपको दे दी, ओनरशिप नहीं भी दे रहा, 15 साल बाद आपने दे दी। अब आप क्या बोलोगे? सर इस एसिड की जो बेनिफिट देने की ताकत थी, उसका बेशतर हिस्सा, ज्यादा हिस्सा मैं कंज्यूम कर चुका हूं। अब इसमें जो बेनिफिट देने की ताकत बची है वो इनसिग्निफिकेंट बची है। क्या बची है? इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड कौन ले गया? वो तो लेस ही ले गया। समझ मानी मेरी बात? चलो फिर समझने की कोशिश करना। ठीक है, 60 साल में नॉर्मली गवर्नमेंट अपनी जॉब पे रिटायरमेंट दे देती है। उसके बाद पेंशन की लाइफ अगर हो उस जगह पे, पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, मान लो पाकिस्तान में लोगों की अच्छी जिंदगी 70-75 साल चलती है, 60 साल पे रिटायरमेंट। लेकिन जब आदमी रिटायर हो रहा था ना, क्या बोल रहा होता है? यार अब मुझ में कमाने की ताकत कहाँ बची है? मेरी ताकत का, कमाने की ताकत का बेशतर हिस्सा किसने कंज्यूम कर लिया? मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कंज्यूम कर लिया। लिहाजा ये उनका अब बनता है मामला, जिम्मेदारी, कि वो मेरी बुढ़ापे का ख्याल रखें। इसी तरीके से हम भी तो बोल रहे हैं कि 15 साल 20 साल का बेशतर हिस्सा 75% इस्तेमाल कर लिया, उस एसेट की अब बुढ़ापे वाली जिंदगी शुरू हो गई है।
तो उसका बेनिफिट देने की बेशतर ताकत तो निकल गई। और कल हम पढ़ रहे थे अगर सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड लेसी पे ट्रांसफर हो गया तो भी लीज कौन सी बन जाती है? फाइनेंस लीज। जब किसी को सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड दोगे, इतने लंबे अरसे के लिए एसिड इस्तेमाल करने के लिए दोगे, तो साथ में क्या लगे हुए? रिस्क भी तो लगे हुए। आप 15 साल के सिग्निफिकेंट रिस्क भी किस पे डाल दोगे? लेसी पे डाल दोगे, और लीज हमारी फाइनेंस लीज बन जाएगी। तो पॉइंट क्या बना? अगर हम लोग जितने अरसे के लिए एसिड को लीज पे दे रहे हैं, अगर वो ड्यूरेशन उस एसिड की इकोनॉमिक लाइफ का कम से कम 75% हो, तो फिर हम उसको फाइनेंस लीज मान लेते हैं। इससे और ज्यादा हो फिर तो और कंफर्म बात है कि ये फाइनेंस लीज है। मैंने वर्ड लिखवाया है एटलीस्ट, कम से कम। अब यहाँ पर बात बच्चे पेपर में एक गलती करने लग जाते हैं। पूरे पास पेपर झाड़ू तो सिर्फ 5 या 6 सवाल ऐसे होंगे जिसमें इकोनॉमिक लाइफ दी हुई होती है, तो भी उससे कंपेयर करके पता चल जाता है फाइनेंस लीज है या नहीं है। लेकिन डेप्रिशिएट करवाने के लिए हर सवाल में यूजफुल लाइफ जरूर दी हुई होती है। तो बच्चे लीज टर्म को किससे कंपेयर करने बैठ जाते हैं? वो यूजफुल लाइफ से कंपेयर करने बैठ जाते हैं। यूजफुल लाइफ का वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? इकोनॉमिक लाइफ से, टोटल लाइफ से कंपेयर करना है। पॉइंट नंबर डी को भी रोको, अभी वो कुछ देर बाद समझाता हूं, पहले ई में आ जाओ। ई में आपके पास आ रहा है द अंडरलाइंग एसिड is of such a specialized nature that only the lessee can use it without major modification। वर्ड आ रहा है, क्या तुम्हारा लीज पे दिया जाने वाला एसिड स्पेशलाइज नेचर का है जिसे सिर्फ यही लेसी यूज कर सकता है? ओनली दिस लेसी। और कोई और अगर यूज करेगा तो पहले उसमें क्या करवाएगा? मेजर मॉडिफिकेशन करवाएगा, मेजर तब्दीलियां करवाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं लेसर, कुछ लोग आए, आके कह रहे हैं सर एबीसी कंपनी से आए, कुछ मशीनें लीज पे चाहिए। मैंने कहा बैठो बातचीत करते हैं। मैंने कहा कौन सी मशीनें लीज पे चाहिए? उन्होंने कुछ मशीनों का नाम बताया। मैंने कहा सच बताऊं, मैं इतने साल से लीज का कारोबार कर रहा हूँ, हजारों मशीनें लोगों को लीज पे दी, लेकिन जो नाम तुम बता रहा हो वो नाम मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। कौन सी मशीनें हैं ये, किस काम में आती हैं? उसने कहा सर ये लेटेस्ट मशीनें हैं, जापान में हमारे पास बनी हैं, और पाकिस्तान में तो लोग अभी इसका नाम भी नहीं जानते। मैंने कहा अच्छी बात है यार, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है जिसका पाकिस्तान में लोग नाम भी नहीं जानते, वो तुम पाकिस्तान में मंगवा के यूज करना चाह रहे हो। कितने की आती है? तो कहा सर है थोड़ी महंगी, 40-50 करोड़ की आएंगी। चलो कोई मसला नहीं है, मैं इन्वेस्टर लेसर, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा इतना बड़ा रिटर्न भी मुझे मिलेगा, इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी कमाने का मौका मिलेगा। मैं इन्वेस्टमेंट से नहीं घबरा रहा। मैंने फिर भी पूछा, एक बात बताओ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है 40-50 करोड़ की, मैं जापान से मंगवा के तुम्हें दे दूं, इंपोर्ट ड्यूटी भरूं, इंस्टॉल करवा के दूं, तुम इन मशीनों का करोगे क्या? ऐसी मशीन का पाकिस्तान में लोग नाम भी नहीं जानते। मुझे कहा सर हमने पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, ये मशीन बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन मैंने कहा वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में तो अभी नहीं बिकती ना। मैंने कहा सर इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, हम उस प्रोडक्ट की मार्केट क्रिएट करेंगे, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मैंने कहा लाओ रिपोर्ट मुझे भी दिखो। मैंने उनकी बनाई हुई रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ के क्या लग रहा है यार, वाकई में मशीन इनको मिल गई ना, ये मार्केट को हिला के रख देंगे और प्रॉफिट कमा कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। मैंने फिर भी उनसे ऐसे ही पूछा, चलो एक लम्हे को मान लेते हैं सब कुछ वही हुआ जो तुम बोल रहे हो, अल्लाह करे ऐसा ही है। फिर भी क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं, अपने आप को सेफ साइड करना चाह रहा हूँ, एक बात बताओ, मैं मशीन मंगवा के दे दूं और किसी वजह से तुम्हारी मशीनों की प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मार्केट में ना चल पाई, फिर क्या होगा? आप अगर इंशाल्लाह वो ऐसा हो गया नहीं, हमें पूरा यकीन है। मैंने कहा देखो यकीन तो मुझे भी है, रिपोर्ट तुमने बहुत अच्छी बनाई है, फिर भी ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया फिर क्या होगा? आप ऐसा और मेहनत करेंगे? मैं कहा चलो तुमने हर बिल्कुल मेहनत कर ली, प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, अब क्या करोगे? तो ऐसा करना क्या है, आपसे माजरत करेंगे, आपकी मशीनें वापस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। अब जरा मेरी जगह बैठ के सोचो, ऐसी मशीनें जिनका पाकिस्तान में लोग नाम भी नहीं जानते, तुमसे वापस लेकर मैं उसका करूंगा क्या? क्या किसी कबाड़ियों को बेचूंगा? ये मशीन ओनली तुम्हें चाहिए, सिर्फ तुम्हें, और किसी को नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो तुम्हारे आने से पहले एक और कंपनी के लोग आए थे, उन्हें कोई टोयोटा करोला गाड़ी लीज पे चाहिए थी, 5 मिनट लगे, उनका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं बिल्कुल नहीं घबराया क्योंकि टोयोटा करोला कोई स्पेशलाइज गाड़ी नहीं है, वो एक नॉर्मल गाड़ी है। अगर वो किस्तें नहीं भी भर पाए
या गाड़ी उनको नहीं चाहिए हुई किसी वजह से, वो गाड़ी मेरी वापस कर देंगे या मैं उनसे वापस ले लूंगा। टोयोटा करोला हॉट आइटम है, मार्केट में आराम से कैश में बिक जाता है। और अगर नहीं बिकेगा, मैं किसी और को लीज पे दे दूंगा। 10 लोग खड़े हुए यूज गाड़ियां लीज पे लेने वाले इस वक्त। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ, लेकिन तुम स्पेशलाइज नेचर के एसेट में मुझसे इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा हो। भाई बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। उन्होंने फिर बोला सर देख लें, कोई रास्ता निकाल लें, प्लीज ख्याल कर लें। मैंने कहा रास्ता है, एक ही रास्ता है, लेकिन बड़ा मुश्किल रास्ता है। जरा बोलो। मैंने कहा मैं नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क, बड़े बड़े ज्यादातर रिस्क लेसी पे डाल देता हूँ, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ सिग्निफिकेंट नहीं, ऑल द रिस्क ऑफ ओनरशिप मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगा। एसिड आइडल हुआ, नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। इस ठीक है, नहीं कमा के दे रहा, नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। बर्दाश्त है तो बात करो, मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। एक घमे को मान लो, उन्होंने बोला चलो यार, दिल तो नहीं मान रहा, फिर भी उतना सख्त किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा। मिसाल दे रहा हूँ, अभी आईएमएफ ने कितना सख्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, याद है ना, स्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो अब आखिरी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। क्या बोला था, हमारी सख्त बातें मानोगे तो ये स्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट जब चाहे खत्म कर देंगे हम, जब तुम टी शर्ट हो गया हमारी बातों से। अब वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा दिल तो नहीं मान रहा इतना सख्त कॉन्ट्रैक्ट मानने का, चलो लेकिन बारह रास्ता नहीं है, कर लो कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने इतना सख्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सारे रिस्क तुम्हारे पे डाल दिए। फिर वही बात, बेवकूफ तो आप भी नहीं हो। जब सिग्निफिकेंट नहीं, सारे रिस्क तुम्हारे में डालूंगा तो सारे रिवॉर्ड भी किसको जाएंगे, वो भी लेसी को जाएंगे। और एसेट क्या बन जाएगा हमारा, फाइनेंस लीज बन जाएगा। तो सवाल ये बनता है, क्या लीज पर दिया जाने वाला एसेट स्पेशलाइज नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा, और अगर यूज करेगा तो पहले उसमें क्या करवाएगा, मेजर तब्दीलियां करवाएगा। एज इट इज कोई यूज नहीं कर सकता। वो ऐसा रिस्क वाला एसेट जो तुम्हारे लिए ले रहा हूं, तो मैं अपने आप को सेफ साइड करने के लिए रिस्क अपने ऊपर नहीं रखता। अब बची हमारी एक कंडीशन, उसमें है प्रेजेंट वैल्यू का खेल। इसको अभी कुछ देर के लिए और रोक दो। ठीक है सर, रोक दिया। अब चार कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, क्या लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे, इफ यस फाइनेंस लीज। क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद लेसी के पास भी ऑप्शन है कि वो ओनरशिप को परचेज कर सकता है उस प्राइस के ऊपर जो कि सफिशिएंटली लोअर हो उस वक्त की रेजिडुअल वैल्यू के मुकाबले में। और क्या इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, इफ यस फाइनेंस लीज। ठीक है सर। थर्ड में आ जाओ। सर क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट की जो लीज टर्म है वो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है, इफ यस फाइनेंस लीज। क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो उसमें पहले मेजर मॉडिफिकेशन करवाएगा। कौन सी लीज बन गई, जब भी फाइनेंस लीज बन गई। अब जब फाइनेंस लीज बनेगी तो कल से समझाता आ रहा हूं, लेसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेसी क्या बोलेगा, भाईजान फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, मैंने तो दोनों में एक जैसा काम करना है, लेकिन लेसर को फर्क पड़ता है। हमने कल पैरा 61 पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था, लेसर शेल क्लासिफाई ईच ऑफ इट्स लीजेस एज ईदर फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज। ये लेसर के लिए जरूरी है कि वो जिस एसेट को भी लीज पर दे रहा है वो चेक करे कि वो फाइनेंस वाली लीज है या ऑपरेटिंग वाली लीज है। ये लेसर के लिए जरूरी है, लेसी के लिए जरूरी नहीं। चले दोस्त, अब मामला को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल बातें शुरू करने जा रहे हैं। लीज का कारोबार लेसर कर रहा है, लेसर का काम थोड़ा सा उलझा हुआ है। कल भी बताया था, लीज एक स्पेशलाइज बिजनेस है। अभी तो आपको कारोबार करना भी नहीं आता, आप इस कारोबार की अकाउंटिंग क्या करोगे। ठीक है, लेकिन लेसी का काम कंपैरेटिवली आसान है। लेसी वो एसिड लीज पे ले रहा है, उसका काम थोड़ा हल्का है साइज में। हम जरा लेसी से मामला को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है सर, हम लेसी की अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। लेसी की अकाउंटिंग पढ़ने के लिए पैरा नंबर 20 पे हमें आना पड़ेगा। पैरा 22। चले भाई, लेसी की अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। और लेसी की अकाउंटिंग में पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, रिकग्निशन। रिकग्निशन की हेडिंग कोई नई हेडिंग नहीं है, या आप FR 1 से पढ़ते हुए आ रहा हो। रिकग्निशन कहते हैं रिकॉर्ड करने को।
अगर मैं लेसी हूँ, कोई एसिड लीज पे ला रहा हूँ, तो मैं उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करूंगा, कैसे अपने रिकॉर्ड में लेकर आऊंगा। तो ये कहता है एट द कमेंसमेंट डेट अ लेसी शैल रिकॉग्नाइज अ राइट ऑफ यूज एसिड एट अ लीज लाइबिलिटी। जैसे ही आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो, लेसी को चाहिए कि वो राइट ऑफ यूज को रिकॉग्नाइज करे और लीज लाइबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करे। ठीक है सर। हाँ बेटा, इस सारी बातों को एंट्री की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब शुरू हुए हमारे लेसी के मामला। लेसी में पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिकॉग्निशन, रिकॉर्डिंग कैसे होगी। पेपर में सवाल भरे पड़े, इनकी रिक्वायरमेंट है एंट्रीज बनाकर दिखाओ। कभी लेसी की एंट्री मांगता है, कभी लेसर की एंट्री मांगता है। लेसी अपने पास जब भी एसिड को ले लीज पे लाएगा, वो एंट्री बनाएगा राइट ऑफ यूज डेबिट। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है। ये पहली एंट्री बनाएगा लेसी जब भी एसिड को लीज पे लाएगा। अब यहां पर दो सवाल जहन में आ रहे हैं। राइट ऑफ यूज जब भी डेबिट होगा, किस वैल्यू पर होगा, और लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होगी, किस वैल्यू पर होगी। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। राइट ऑफ यूज का वर्ड कल हमने डेफिनेशन में देखा था। ये लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एसिड यूज करने का राइट लेसी को कन्वे कर देते हैं। तो मैं एसिड यूज करने का राइट लेकर आया हूं, वो राइट मेरा एसिड है। मैं उस एसिड को रिकॉग्नाइज करने जा रहा हूं। राइट ऑफ यूज एसिड डेबिट एंड लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है सर। ये हमारी पहली एंट्री बन गई। अब मजीद इस बारे में स्टैंडर्ड आगे क्या कहता है। अब आ जाओ मेजरमेंट की हेडिंग पर। अब हेडिंग आ रही है मेजरमेंट, और इसमें हेडिंग आ रही है इनिशियल मेजरमेंट। पैरा 23, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसिड। आप राइट ऑफ यूज को पहली बार जब भी रिकॉर्ड करोगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो लिखा हुआ है एट द कमेंसमेंट डेट अ लेसी शैल मेजर राइट ऑफ यूज एसिड एट इट्स कॉस्ट। राइट ऑफ यूज पहली बार किस पे रिकॉर्ड होगा, हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। चलो अब हमें एक बात पता चल गई, राइट ऑफ यूज पहली बार जब भी रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। अब जैसे ही हमने पढ़ा कॉस्ट, यकीन करो परेशानी बढ़ गई हमारी। ये क्या बात हुई, फिर वही जुमला। कॉस्ट को निकालना बच्चों का खेल थोड़ी है बेटा। जब हम बोलते हैं ना कॉस्ट, फौरन अलार्मिंग बात आ जाती है। अब कॉस्ट के एलिमेंट होंगे, ये गिनवाएगा कौन कॉस्ट में आएगा और कौन कॉस्ट में नहीं आएगा। अब ये कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, ये भी एक लंबी कहानी है। और ये लंबी कहानी पैरा 24 में लिखी हुई है, जहां पर आपको चार चीजें गिनवा रहा है। ये चार चीजें हैं, ये कॉस्ट में आती हैं। ना कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसिड शेल कंप्राइज। मैं अभी इस लंबी कहानी को छेड़ना नहीं चाह रहा। क्यों सर माजिद। देखो मेरा पहला स्टेप क्या है, आप पहले ऊपर ऊपर से कुछ सीख लो। अगर मैं डायरेक्ट आपको डेप्थ में लिया है ना, तो आप ऊपर ऊपर से भी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो पहले ऊपर ऊपर से सीख लो, जब थोड़ा ऊपर ऊपर से चीजें ग्रिप में आ जाए, फिर देखते हैं उसकी डेप्थ क्या है। चलो इतना समझ में आ गया। राइट ऑफ यूज जब भी रिकॉर्ड करेंगे, पहली बार किस पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। कॉस्ट के कुछ एलिमेंट हैं जो सर ने फिलहाल रोक दिए, पैरा 24 में लिखे हुए। अब अगला सवाल, लीज लाइबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड करें। तो लीज लाइबिलिटी किस चीज पे रिकॉर्ड होगी, इसके लिए पैराग्राफ अलग है। और वो पैराग्राफ हमारे पास दिया हुआ है पैरा नंबर जी
26 इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। ठीक है सर। अब ये इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी क्या है? At the commencement date, a lessee shall measure the lease liability at the present value of the lease payment. लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे होगी। डेट आर नॉट पेड एट दैट डेट। ये प्रेजेंट वैल्यू उन पेमेंट की निकालनी है जिनको अब तक पे ना किया गया हो। और जब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालो, द लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड। लीज पेमेंट्स को डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग किसको कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालने को। लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी यूजिंग इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ दैट रेट कैन बी रेडिली डिटरमाइंड। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा निकलेगी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज पर, अगर निकाल सको तो। अगर ये रेट ना हो फिर क्या करें? If that rate cannot be readily determined, the lessee shall use lessee's incremental borrowing rate। अब ये क्या कहानी है, इसकी पूरी समरी बना के आपको समझाता हूँ। लेसी जब भी लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा, वो हमेशा रिकॉर्ड करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। लेसी जब भी लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा, हमेशा रिकॉर्ड करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है ये तो आपको पता है। अब एक नया वर्ड आ रहा है, कौन सा? लीज पेमेंट। हमारे स्टैंडर्ड में लीज पेमेंट की आधे पेज की डेफिनेशन दी गई। आधे पेज की। मैं अभी उस चक्करबाजी में भी आपको उलझाना नहीं चाह रहा। अच्छा सर, अब कुछ ऐसा बोल देता हूँ गुजारा हो जाए। मैं लेसर, आप लेसी। आपको एसिड इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ, 5 साल के लिए दे रहा हूँ। इस 5 साल में आपसे कुछ ना कुछ पैसे तो लूंगा ना। 5 साल के दौरान जितने पैसे मैं आपसे लूंगा इंटरेस्ट के साथ, बस वो सारी पेमेंट कहलाती है लीज पेमेंट। लीज टर्म के दौरान लेसी लेसर को जितने पैसे पे करेगा, वो सारे पैसे क्या कहलाते हैं? लीज पेमेंट्स कहलाती हैं। आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो लीज पेमेंट्स की। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यकीनन आपको कोई ना कोई डिस्काउंट रेट चाहिए। क्या चाहिए? डिस्काउंट रेट चाहिए। डिस्काउंट रेट हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट को। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, तुम्हें कोई ना कोई इंटरेस्ट का रेट तो लाजमी चाहिए होगा। ये स्टैंडर्ड कहता है इंटरेस्ट के दो रेट हैं जो तुम प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हो। इनका पहला रेट वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। ये इनका पहला रेट है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। याद रखना, ये इनका रिकमेंडेड रेट है। ये इनका प्रेफर्ड रेट है। ये रिकमेंड करते हैं कि इसको इस्तेमाल किया अच्छा होता है, इसको इस्तेमाल किया करो। तो आपको कैसे पता? पैराग्राफ में यही लिखा हुआ था, अभी दिखाता हूँ दोबारा। और अगर ये ना हो किसी वजह से, तो एक ऑप्शन तुम्हें और दिया जा रहा है,
तुम इस्तेमाल कर सकते हो लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तुम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर पहला वाला रेट तुम्हें ना पता हो सवाल में तो तुम दूसरे वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, चाहे सिंपल डिस्काउंटिंग का या एनवीटी का, सब में एक चीज आती है 1 + आई, इंटरेस्ट रेट। डिस्काउंटिंग किसी रेट पर होती है। ये दो रेट होते हैं जो कभी कभी सवाल में दे देता है, हमें उनमें से कोई एक उठाना है। अगर मैं लेसी हूं, पहले मुझे उठाना है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, और लिखा हुआ था पैरा में, इफ इट इज प्रैक्टिकेबल टू डिटरमाइन, अगर तुम उसको ढूंढ सको तो, और अगर ना ढूंढ पाओ फिर दूसरे रेट पे चले जाना। अब ये दोनों कौन है, इनकी भी अपनी अपनी डेफिनेशन है, उसमें आना पड़ेगा। अब आ जाओ स्टैंडर्ड के अंदर दोबारा, और स्टैंडर्ड के लास्ट में आ जाओ, जहाँ पे हमारे पास डेफिनेशंस दी हुई थी। चलिए सर, पहले हमें चाहिए ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या चीज है। ये रही इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट that causes the present value of A, the lease payments, and B, the unguaranteed residual value to equal the sum of fair value of the underlying asset and any initial direct cost of the lessor। ये है इनिशियल डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की डेफिनेशन। और एक दूसरी जो डिस्काउंट रेट है, हम जरा उसको देखते हैं। वो हमारे लिए लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लिखा हुआ है। लेसी के इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट के हवाले से, द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट a lessee would have to pay to borrow over a similar term and with a similar security the fund necessary to obtain an asset of a similar value to the right of use asset in a similar economic environment। ठीक है बेटा, अब जरा इन दोनों को थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। पहले ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की आपने अभी डेफिनेशन देखी है, वो कोई डेफिनेशन नहीं है, उसमें एक इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इक्वेशन लिखी हुई है। क्या इक्वेशन लिखी हुई है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। यूजीआरवी स्टैंड फॉर अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, हमेशा बराबर होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसन। जिस इंटरेस्ट रेट पर ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी, उस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अब आपको पता है क्या बोलना है सर माजिद? यकीन करें, एक लाइन भी इसमें समझ में नहीं आ रही, तो मैं तो कसम खा के बोलता हूँ कि मैं समझा भी नहीं रहा। तो ये क्या था? ये सिर्फ मैं ये चाहता था ये चीज आपके रिकॉर्ड में आ जाए। मैं इसको जस्ट बताना चाह रहा था कोई चीज है। हाँ, अब समझाना क्या चाह रहा हूँ वो आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। फिर वही कह रहा हूँ बेटा, स्टैंडर्ड में बहुत सारे नए वर्ड हैं।
एक साथ उलझाऊंगा, बिला वजह परेशान होगे, समझने में टाइम लगेगा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता समझो। आप लेसी हो, मैं लेसर हूँ, आप मेरे पास आए, आगे कह रहा हूँ एक एसिड लीज पे चाहिए, मैंने कहा मिल जाएगा। कह रहा इंटरेस्ट चार्ज करोगे, मैंने कहा बिल्कुल चार्ज करूंगा, 10% चार्ज करूंगा, और 10% के हिसाब से सारी पेमेंट तुम मुझे करोगे। मैंने 10% पे पूरा एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। वो इंटरेस्ट का रेट जो लेसर लेसी से चार्ज करता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इम्प्लिसिट कहते हैं शामिल करने को। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि लेसर ने इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया। आपने अगर ये इतना ही आसान है जो आप बोल रहे हो, तो फिर साथ में ये क्यों लिखा हुआ है, इफ डिटरमाइनेबल, अगर ढूंढ सको तो। क्या ये रेट हमें पता नहीं होता? बेटा ये रेट सवाल में हमें, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन जो रेट हमें बताया जाता है वो रेट चार्ज कभी भी नहीं हो रहा होता। जो रेट हमें बताया जाता है वो चार्ज कभी भी हो नहीं रहा होता। तो क्या मतलब, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं ना 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, यकीन करो मैं तुम्हें सारी वर्किंग 10% पे बना के दूंगा। 10% पे सारी पेमेंट तुम 10% के हिसाब से कर रहे होगे, लेकिन जब उसको एक्चुअली कैलकुलेट किया जाएगा तो पता चलेगा मैं तुमसे इंटरेस्ट 24, 25, 26 और कहीं कहीं तो 40% चार्ज कर रहा हूँ। और वाकई में, हाँ, ये इतनी बातें हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता दूंगा। मतलब आपने लीज पे काम नहीं करा है, ठीक है? थोड़ा समझाता हूँ ये होती क्या है कहानी। आप आए, एक गाड़ी लीज पे दे दो, मैंने कहा मिल जाएगी। कह रहा है कितना इंटरेस्ट लोगे, मैंने कहा 10%। 50 लाख की गाड़ी है और 50 लाख पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। उसने कहा दे दूंगा। मैंने कहा इंश्योरेंस भी तुम कराओगे? आपने कहा करवा लूंगा। मैंने कहा करवा नहीं लूंगा, अभी तुमने हाँ कर दी और बाद में इंश्योरेंस नहीं करवाई और गाड़ी चोरी हो गई, फिर क्या होगा? इंश्योरेंस हम करवाएंगे, पैसे तुम दोगे। ऐसा वो कैसे दूंगा? मैंने कहा सर पहली साल की इंश्योरेंस के पैसे तो एडवांस में निकालो। मान लो इंश्योरेंस 1 लाख रुपए की हो रही है, तुम 1 लाख रुपए अभी दे दो ताकि एक साल की इंश्योरेंस एडवांस में अभी से हो जाए। अब वो जो दूसरे साल की इंश्योरेंस कराइए, दूसरे साल की, उसके पैसे भी निकालो। सिर्फ अभी से निकालो। मैंने कहा थोड़े थोड़े निकालो, थोड़े थोड़े, थोड़े थोड़े पैसे दिए जाओ, मैं वो जमा करता रहूंगा और इंस्टॉलमेंट के साथ तुमसे लिए जाऊंगा। और जब एक साल पूरा हो जाएगा तो मेरे पास इंश्योरेंस के पैसे पहले से एडवांस में आ चुके होंगे, मैं वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दूंगा, गाड़ी की एक साल की इंश्योरेंस और हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, बना दो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आपको दे दिया। क्या बोला आपने? हर महीने 50,000 रुपए भरने। अब आपके जहन में क्या आ रहा है? मैं भाईजान मैं हर महीने 50,000 रुपए भर रहा हूँ, इस 50,000 में कुछ मैं गाड़ी के पैसे भर रहा हूँ, इसी 50,000 में कुछ मैं इंटरेस्ट के पैसे भर रहा हूँ, और इसी 50,000 में कुछ मैं इंश्योरेंस के पैसे भर रहा हूँ। वो इंश्योरेंस जो करवानी अगले साल है, पैसे मैं अभी से भर रहा हूँ, एडवांस में भर रहा हूँ, उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब दिमाग लगाओ, ढूंढो ये हमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। बताएगा कभी भी नहीं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग उस पर काम करते थे ना, सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आप मैथ्स पढ़कर आए हो, हम एक्सेल की शीटों पे काम करते थे रेट ढूंढने के लिए। फॉर्मूले लगाते थे, IRR निकालते थे। क्या निकालते थे? IRR, जहां पे जीरो हो जाए प्रेजेंट वैल्यू। हम उस रेट को पकड़ते थे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। उस रेट को ढूंढते थे एक्सेल के अंदर हिट एंड फाउंड करके, फिर जाके पता चलता था कि कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और कभी कभी तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट इतने कॉम्प्लेक्स बने हुए होते थे, समझ में नहीं आता था इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल इतने सारे मामला हमारे सिलेबस में नहीं है। बस याद क्या रखना है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वो रेट होता है जो लेसर लेसी से एक्चुअली चार्ज कर रहा होता है। ये रेट हमें सवाल में दिया हुआ होता है, और ना दिया हुआ हो तो निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? इस इक्वेशन से निकल आएगा। अच्छा सा वाकई में निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। अच्छा समझाएं इक्वेशन? अभी नहीं समझाऊंगा, क्यों? ये इक्वेशन लेसर ने बनाई है। किसने बनाई है? लेसर ने बनाई है। अभी लेसर के पैरा में पढ़ा ही नहीं रहा। जब मैं लेसर के पैरा पढ़ाऊंगा, इक्वेशन में लिखी हुई एक एक बात आपको समझाऊंगा। और 3 सवाल ऐसे हैं यहाँ पे इक्वेशन की मदद से हम कुछ मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल इस इक्वेशन को रिकॉर्ड में ले लो। कोई पूछे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या होता है, तो कहना था फिलहाल ये समझ में आया है, जब लेसर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है किसी रेट के ऊपर, जिस रेट पर एक्चुअली वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज।
ये हमें बताया नहीं जाता, ये हमें ढूंढना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को समझने के बाद। प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकलेगी किस पे निकलेगी? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज के ऊपर। अगर मान लो मैं नहीं निकाल पा रहा, इस सवाल में नहीं है, फिर मैं क्या करूं? फिर आप दूसरा रेट इस्तेमाल कर लो। वो कौन सा है? लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। सर ये क्या होता है? इसमें लिखा हुआ था डेफिनेशन के अंदर जो मैंने भी दिखाई आपको। अगर मैं ये एसेट लीजिंग कंपनी से ना लेता, किसी और से पैसे बोरो करता सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो वो मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करता? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लीजिंग कंपनी से ना लेता, मैं किसी बैंक से पैसे बोरो करता, और बैंक वाला मुझे कितने परसेंट पे लोन देता है, मैं कहा बैंक वाला मुझसे 12% चार्ज करता है। खत्म हो गई बात। तेरी बोरिंग कॉस्ट 12% है, तो 12% में क्या निकाल ले? क्या निकाल ले? प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले, तेरा गुजारा हो जाएगा। अब यहाँ चंद एग्जाम की टेक्निक समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। पेपर में जब लेसी का सवाल आता है, नॉर्मली एक रेट होता है, अब वो चाहे लेसर का हो या लेसी का, अपना रेट हो। चुपचाप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के पूरे सवाल की वर्किंग करके आ जाए। मसला जब आता है जब दोनों रेट दिए हुए, दोनों रेट दिए हुए, जब दोनों रेट दिए हुए होते हैं ना, फिर एग्जामिनर एक सेंटेंस मारता है, उसको ध्यान से देखना। लिखा होता है लेसर का रेट है 10%, लेसी का रेट है 12%, लेकिन लेसर का रेट लेसी को नहीं पता। एज्यूम करवाता है लेसर का रेट लेसी को नहीं पता। फिर क्या करेंगे? अगर लेसर का रेट लेसी को नहीं पता, तो फिर लेसी प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालेगा? वो अपने रेट पे निकालेगा। कभी लिखा होता है लेसर का रेट है 10%, लेसी का रेट है 12%। लेसर का रेट इज नोन टू लेसी, लेसी को पता है। अब क्या करेंगे? अब 10% लेसर के रेट पे काम करेंगे। कभी कैसे घुमा देता है, दोनों रेट दे देता है। लेसर का रेट 10%, लेसी का रेट 12%। रिक्वायरमेंट में फेंकता है कौन सा रेट लेसी इस्तेमाल करेगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। जब सिलेबस खत्म हो जाता है, बच्चा क्या सोचता है? अबे मैं लेसी अपना रेट इस्तेमाल करूंगा और किसका करूंगा? लिख के आ जाता है मैं लेसी प्रेजेंट वैल्यू अपने रेट पे निकालूंगा। हालांकि आंसर क्या है? कुछ और है। हूं मैं लेसी, मेरे लिए रिकमेंडेड रेट कौन सा है? लेसर वाला। हूं मैं कौन? लेसी। मुझे प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालनी है? लेसर वाले रेट पे निकालनी है, अगर पता हो तो। ना पता हो तो मजबूरन किस पे निकालनी है? मुझे अपने रेट पे निकालनी है। तो सर बात हमारी क्या चल रही थी? जब भी कोई एसेट हमारे पास आएगा, ठीक है सर, और हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी? हम पहली एंट्री बनाएंगे राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करवाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे। इस पे रिकॉर्ड करवाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे। प्रेजेंट वैल्यू आपको हर सवाल में निकालनी पड़ेगी, हर सवाल में। ये कभी भी गिवन नहीं होती। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जाओगे, हाथ के हाथ बात को समेट देता हूँ इसी को, कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैथ्स आपने पढ़ी हुई है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के जो जो फॉर्मूले हम इस टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे, उन्हें एक जगह जमा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स मालूम करवाने के लिए हमारा पहला फॉर्मूला, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट मालूम कर रहे हैं, और आपकी जो पेमेंट्स हैं अगर वो एरियर में है, इसमें है एरियर में, तो उस वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला। अगर पेमेंट एरियर, एरियर कहते हैं बाद में, ठीक है सर, हर महीने के आखिर में 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए देने, ठीक है। अब यहाँ पर हाथ के हाथ, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, फिर भी आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। एनविटी किसको बोलते थे? एनविटी बनती थी जब फिक्स
पेमेंट्स हो, ठीक है, और सेम ड्यूरेशन हो, एक जैसे पैसे आपने बार बार देने, एक जैसे पैसे जब भी देने, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए देने, मान लो हर साल देने, हर साल 100 रुपए, हर साल 100 रुपए, हर साल 100 रुपए, हर साल 100 रुपए, ड्यूरेशन भी सेम, हर साल अमाउंट भी सेम, 100 रुपए। ये बन गई 100 रुपए की एन्युटी। क्या बन गई? 100 रुपए की एन्युटी। अब सवाल जहन में आता है देने कब है। ऑप्शन वन, या तो एडवांस में देने, अभी देने, या इस तरह देने, जाओ पहले 1 साल इस्तेमाल कर लो, 1 साल बाद पैसे देना, फिर दूसरे साल इस्तेमाल कर लो, फिर पैसे देना। अगर पैसे बाद में देने तो वो कहलाते हैं एरियर। वहां पे लगता है ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला जो आपको आता है, उसका फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i अपॉन आई की पावर -n। याद आ रहा है भाई? ये हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला बनता है। ये हमें हर सवाल में तकरीबन चाहिए होता है। एन्युटी कब बनती है? जब एक जैसी पेमेंट्स हो, अमाउंट सेम हो, और ड्यूरेशन भी सेम हो, तो वो एन्युटी कहलाती है। अगर पेमेंट बाद में एरियर में करनी है तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाती है। और ऑर्डिनरी एन्युटी के वक्त हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा सर, ये तो हो गई पहली बात। सेकंड पे आ जाओ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला भी लगाते हैं, उस वक्त लगाते हैं जब पेमेंट्स हमारे पास एडवांस में हो। और जब पेमेंट एडवांस में होती है उस वक्त हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो कहलाता है एनविटी ड्यू। ठीक है सर। अब ड्यू का फॉर्मूला लिखने के मुख्तलिफ एक दो तरीके होते हैं। तो मैंने तरीका आसानी के लिए याद रखा हुआ है, क्योंकि जिंदगी में याद रखने के लिए और बहुत कुछ भी होता है। तो मैंने जो अपनी आसानी के लिए रखा हुआ है वो ये कि भाई पहले ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लिख दो, आर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i -n अपॉन आई। और इसके स्टार्ट में एक 1 + i और लिखकर मल्टीप्लाई कर लो, तो वही आपका ऑर्डिनरी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एनवीटी ड्यू में कन्वर्ट हो जाता है। आप स्टार्ट में एक 1 + i और लगा लो, तो वही फॉर्मूला एनवीटी ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दो में से कोई एक फॉर्मूला तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है सर। फिर कभी कभी हम लोग निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है। उस वक्त जब पेमेंट की जो अमाउंट है वो नॉट इक्वल, एक जैसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पहले साल तुम्हें 1 लाख रुपए देने होंगे, दूसरे साल तुम्हें 80 हजार रुपए देने होंगे, तीसरे साल तुम्हें 50 हजार रुपए देने होंगे। अब एनविटी नहीं बन गई। एनविटी बनने के लिए दो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। पहली कंडीशन, फिक्स पेमेंट हो और ड्यूरेशन भी सेम हो। अब ड्यूरेशन तो सेम है सर, माजिद के एग्जाम्पल में पेमेंट फिक्स नहीं है। अब आज से 1 साल बाद 1 लाख रुपए देने, 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू अलग निकलेगी। आज से 2 साल बाद 80 हजार देने, उस 80 हजार की प्रेजेंट वैल्यू अलग निकलेगी। अब एक एक चीज की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकालने के लिए डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला? डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगेगा। और डिस्काउंटिंग का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई बाय 1 + i -n। ये आपका डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला होता है। एक ही सवाल में कभी कभी एक से ज्यादा फॉर्मूले भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कि कभी कभी कुछ पेमेंट सिंगल होती है, उन पे डिस्काउंटिंग माननी पड़ती है। कुछ सीरीज ऑफ पेमेंट बनती है, उन पे एनविटी लगानी पड़ती है। तो प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकालोगे, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज पे निकालोगे, या फिर लेसी के इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे निकालोगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए या तो एनविटी का फॉर्मूला लगाओगे या डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाओगे। अगर एनविटी का फॉर्मूला लगाओगे
या तो ऑर्डिनरी एन्युटी का लगाओगे या फिर एन्युटी ड्यू का लगाओगे। यहां तक थोड़ा बहुत दिमाग में लेआउट बना। अब जो हमने पहली एंट्री बनाई है अभी उसी को बना के बैठे धीरे से, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब इसका आउटकम क्या निकला? चलो भाई, अब लेसी का आउटकम देखो। जब लेसी अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएगा और पहली एंट्री बना लेगा, पहली एंट्री में नॉन करंट एसेट में अब वो एक नई चीज दिखाएगा, नाम होगा राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज हमारा एसेट है, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा राइट ऑफ यूज के नाम से। और नॉन करंट लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी पड़ी हुई होगी जिसका नाम होगा लीज लाइबिलिटी। इन शॉर्ट समझाना ये चाह रहा हूं, हमने जो पहली एंट्री बनाई है उस एंट्री के बनने के बाद बैलेंस शीट में दो नए अकाउंट खुल जाएंगे। एक अकाउंट खुल जाएगा राइट ऑफ यूज के नाम से, एक खुल जाएगा लीज लाइबिलिटी के नाम से। अब इन दोनों के साथ क्या करें? देखो पहली बात तो ये दोनों अकाउंट हमने अपनी मर्जी से नहीं खोले, हमारा स्टैंडर्ड बोल रहा है ऐसा करो। तो आगे भी कौन बताएगा? स्टैंडर्ड ही बताएगा इन दोनों को खत्म कैसे करना है। अगर ये दोनों अकाउंट उसने खुलवाए तो खत्म भी वही करवाएगा ना। अब वो खत्म कैसे करने, इसके लिए मजीद पैराग्राफ देखने पड़ेंगे। आ जाओ भैया मजीद पैराग्राफ्स के ऊपर। लेसी की अकाउंटिंग में फिर आ जाओ, पैरा 26 हम पढ़ रहे थे। चलें सर, हम पैरा 36 पे आ जाए। पैरा 36 पर अब हेडिंग आ रही है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। अभी जो हमने हेडिंग देखी थी वो हमारे लिए क्या थी? सर इनिशियल रिकग्निशन, शुरू में क्या करोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सीक्वेंटली क्या करना है। लिखा हुआ है एट आफ्टर द कमेंसमेंट डेट अ लेसी शेल मेजर द लीज लाइबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑन द लीज लाइबिलिटी। इंटरेस्ट लगेगा, उसकी वजह से लीज लाइबिलिटी को बढ़ा देना। reducing the carrying amount to reflect the lease payment made and remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment of lease modification। यहीं पे रुक जाओ, कल समझाया था आपको कि लीज मॉडिफिकेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। याद है सर? दो नाम बताए थे, लीज मॉडिफिकेशन और सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। अब पॉइंट नंबर ए और बी में क्या कह रहा है आपको ये समझाता हूँ एंट्री की मदद से। इनिशियल मेजरमेंट तो हो गया, अब बाद में क्या करना है? बाद में सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अब हमने एसिड खरीद के आपको यूज करने का राइट दे दिया, लेसी उस एसिड को यूज कर रहा है और जैसे जैसे वो यूज करता जा रहा है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगता जा रहा है। क्या लगता जा रहा है? इंटरेस्ट लगता जा रहा है। वो इंटरेस्ट को अपनी लीज लाइबिलिटी में ऐड करेगा। लिखा हुआ था इंक्रीज लीज लाइबिलिटी फ्रॉम फाइनेंस चार्ज। लेसी अब एक एंट्री बनाएगा
फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और इस फाइनेंस चार्ज को वो सौसी में डालेगा। सौसी में डालने का मतलब आप भी समझ रहे हो, हमने इसको एक्सपेंस आउट करना है। क्या करना है? एक्सपेंस आउट, कैपिटलाइज नहीं करना है। लेसी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट करेगा। फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। अब उसके बाद मजीद क्या होगा? सर उसके बाद वो पेमेंट करना शुरू करेगा। जैसे जैसे वो पेमेंट करता जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी गिरेगी? लाइबिलिटी कम होगी। जैसे जैसे वो पेमेंट करेगा, एंट्री बनेगी, लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। हमारी लाइबिलिटी डेबिट होगी, बैंक क्रेडिट। अब जब मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा, लाइबिलिटी कम करूंगा, तो इस लाइबिलिटी को जो डेबिट कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। कुछ मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, वो मैंने पे कर दिया। और कुछ मैं आपको गाड़ी के पैसे दे रहा हूँ, तो इसमें गाड़ी के पैसे भी हो गए। और अब तक का जो इंटरेस्ट मुझ पे लगा मैंने आपको वो भी पे कर दिया। यहाँ पर गलती से भी कैश लिखने की गलती मत कर। थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। कैश मत लिखना। मजा आप भी जानते हो, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। आप सब ने तकरीबन टैक्स पढ़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा हुआ है। एक सेंटेंस याद दिलाता हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ा होगा। लीज पेमेंट्स आर अलाउबल एक्सपेंस इफ पेड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। याद आ रहा है? लीज की जो पेमेंट हम करते हैं लीजिंग कंपनी को, वो टैक्स वाले अलाउबल एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन शर्त है उनकी, क्या शर्त है? बैंक के चेक से पे करो, कैश में पे करोगे वो डिस अलाउ कर देगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी पेमेंट होती है किस पर होती है? वो बैंक से होती है, चेक के जरिए होती है। अब इस बारे में ऐसे एक प्रैक्टिकल नॉलेज समझा रहा हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा, पोस्ट डेटेड चेक्स। सुना है? पोस्ट डेटेड कहते हैं उस चेक को जिसपे बाद की डेट होती है, थोड़ी आगे अगले दिनों की डेट होती है। अब देखो, मैं लीजिंग कंपनी आपको बोल रहा हूँ, लाओ भाई मेरा आपका 5 साल का एग्रीमेंट है, लाओ 5 साल के चेक बना के अभी से दे दो। अब मैंने कहा चेक अभी से दे दूं, हर महीने भिजवा दूंगा। अभी मैंने कहा भाई हर महीने तुमने नहीं भिजवाया क्या, मेरा भी तुम्हारा ऑफिस के धक्के खाएगा क्या? 5 साल के चेक अभी से बना के हमें दे दो। लेकिन डेट पोस्ट डेट, चेक डेट आगे की रखना। आज से 1 महीने बाद पैसे देने, 1 महीने बाद की डेट लिखूं। आज से 2 महीने बाद देने, एक और चेक पे 2 महीने बाद की डेट लिखूं। पूरे 5 साल के चेक बनाकर आप मुझे दे दोगे, मैं उस सारे चेक को संभाल कर अपने पास रख लूंगा। जैसे जैसे पेमेंट की डेट आएगी, मैं एक एक चेक निकालता रहूंगा और बैंक में डिपॉजिट करता रहूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस दिन आपके बैंक में क्या होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि आपका चेक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और क्लियर नहीं हुआ फिर मस्जिद पर कोई पेनल्टी वगैरह अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है वो आपके ऊपर लग जाएगी। ठीक है सर? तो लीज पेमेंट हमेशा बैंक के जरिए होती है। अब 3 एंट्री बन गई। पहली एंट्री क्या बनाई थी? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या बनाई? फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तीसरी एंट्री क्या बनाई? लीज लायबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब इससे हुआ क्या? अब बैलेंस शीट पे देखो, जैसे जैसे मैं पेमेंट करता जाऊंगा मेरी लाइबिलिटी कम और कम और कम होती जाएगी। और एक वक्त आएगा सारी पेमेंट के बाद लाइबिलिटी बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगी। तुम्हारे सारे पैसे मैं पे कर दूंगा, उस दिन मैंने तुम्हारा कुछ मजीद पैसा नहीं देना होगा। तो लाइबिलिटी पे होकर खत्म हो जाएगी। राइट ऑफ यूज वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। राइट ऑफ यूज इसलिए ऐसे कैसे पड़ा हुआ है क्योंकि हमने उसका भी पैरा नहीं देखा, उसका अलग पैरा है। इसने बताया राइट ऑफ यूज के साथ क्या करना है। हम राइट ऑफ यूज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। अब आ जाइए, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट
ऑफ राइट ऑफ यूज। आफ्टर द commencement date a lessee shall measure the right of use asset applying a cost model unless it apply either of the measurement model described in para this and this। ठीक है सर। लेसी को चाहिए जिस एसेट को यूज पे लेकर आया है उसके लिए कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करे। जब कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करेगा तो क्या करेगा, तो आगे लिखा हुआ है, टू अप्लाई या कॉस्ट मॉडल अ लेसी शेल मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट लेस एनी accumulated depreciation and any accumulated impairment losses। लेसी को चाहिए राइट ऑफ यूज पे लाने वाले एसेट को वक्त के साथ डेप्रिशिएट भी करे, ना सिर्फ डेप्रिशिएट करे बल्कि जरूरत पड़े तो क्या कर दे, इम्पेयरमेंट टेस्ट भी कर दे, उसका इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड कर ले, जो हमने आगे 36 में पढ़ा हुआ है। अब अगर ये सब काम मैं करूंगा इसकी भी कोई ना कोई एंट्री बनाऊंगा, हर साल डेप्रिशिएट करूंगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। मैं राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। जब मैं इसको डेप्रिशिएट करूंगा तो डेप्रिशिएट होने से राइट ऑफ यूज बढ़ेगा गिरेगा, गिरेगा। अब फिर बैलेंस शीट को देखो क्या होगा, जैसे जैसे राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होता जाएगा लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा राइट ऑफ यूज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट हो होकर खत्म हो जाएगा और लीज लाइबिलिटी पे हो होकर खत्म हो जाएगी। तो इस तरह लेसी बन के सोचो क्या बोलोगे, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, सारे पैसे दे दिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है, और राइट ऑफ यूज भी यानी यूज करने का राइट भी खत्म हो गया, ना कोई राइट मेरे पास है ना कोई लाइबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मेरी नजर में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। ये है लेसी की अकाउंटिंग, कि जब भी किसी एसेट को लीज पे लाएगा वो राइट ऑफ यूज को कैपिटलाइज करेगा, लीज लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा। राइट ऑफ यूज हमेशा कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेगा, कॉस्ट निकालना अभी सीखा नहीं है। लीज लाइबिलिटी को हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड करेगा। लीज पेमेंट की अभी अपनी डेफिनेशन को रोका हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकालेगा वो किस पे निकालेगा, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज पे निकालेगा अगर डिटरमाइन कर सका, नहीं तो किस पे निकालेगा, इनप्लेसी के इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट पे निकालेगा। इनमें से रिकमेंडेड रेट कौन सा वाला है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, अगर पता हो तो, ना पता हो तो फिर अपने रेट को भी इस्तेमाल कर सकता है। बाद में वो लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो एक्सपेंस आउट होगा और लीज लाइबिलिटी को बढ़ा देगा कि इंटरेस्ट के साथ मिलाकर अब मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने, और जब मैं पैसे देता जाऊंगा तो मेरा इंटरेस्ट भी पे करता जा रहा हूँ और कुछ मैं गाड़ी के पैसे पे करता जा रहा हूँ। एक वक्त आएगा मैं गाड़ी के पैसे पूरे पे कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ, इतने पे कर दूंगा जितना मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, ना कम पे करूंगा ना ज्यादा पे करूंगा। राइट ऑफ यूज को मैं डेप्रिशिएट करता रहूंगा। अब यहाँ पे आपने ऊपर ऊपर से अकाउंटिंग देख ली है, अभी आपने डेप्थ नहीं देखी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये सारा काम है लेसी का। अब आप में से कोई क्या बोलोगे भाई ऊपर ऊपर से तो सब आसान सा लग रहा है, मैं फिर समझा रहा हूँ लेसी का काम आसान है, क्यों, क्योंकि वो लीज का कारोबार नहीं कर रहा, वो लीज पे ला रहा है। तो लीज पे लाने वाले की अकाउंटिंग कंपैरेटिवली आसान है बनिस्बत लीज पे देने वाले की, क्योंकि वो प्योर एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस कर रहा है। हमें तो अभी पता ही नहीं वो कारोबार करता है कैसे, वो एक लंबी कहानी छिड़ेगी जब वो लीज के अकाउंटिंग के ऊपर आएंगे। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब कल भी क्लास आपके साथ लगी हुई है, इंशाल्लाह कल पहले यहाँ तक की बातों की आपको प्रैक्टिस शुरू करवाता हूँ, उसके बाद फिर मजीद बात आगे बढ़ेगी। अल्लाह हाफिज।
यहाँ पर 50 लाख, यहाँ पर 50 लाख दोनों शुरू के सवाल में दोनों सेम आएंगे। आगे जाएंगे कॉस्ट कुछ और आएगी, ये कुछ और आएगी। आप फिर बोलोगे एंटी टैली कैसे होंगी, फिर कुछ नई चीजें आएंगी। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, लीज इंसेंटिव, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, उन सबको कहीं डेबिट क्रेडिट में एडजस्ट करना पड़ेगा। इनिशियली ये दोनों सेम होंगे इनिशियली, फिर आगे आगे सेम नहीं होंगे। नहीं है, इनको तो फ्यूचर का इंटरेस्ट है ना, अभी लगा ही नहीं है। जो इंटरेस्ट लगा ही नहीं है अभी से लाइबिलिटी में क्यों डाल लूं? जो इंटरेस्ट लगता चला जाएगा, जितना लगता जाएगा वो मेरी लाइबिलिटी है, उससे मैं लाइबिलिटी में डालता जाऊँ। बैंक करता है पेमेंट पे, हो सकता है डेप्रिशिएट आप एंड में करते हो, पेमेंट एडवांस में करते हो, तो आखिरी साल आया, पेमेंट आपने साल के शुरू में कर दी, पेमेंट वहीं खत्म हो गई। डेप्रिशिएट आपने आखिर में करा, तो राइट ऑफ यूज उस साल के आखिर में खत्म हुआ, साल वही होगा। नहीं कर रहे हैं ना, अब मेरा 32 रुका हुआ है। कभी डेप्रिशिएट यूजफुल लाइफ पे करेंगे, और कभी लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर पे करेंगे। एक अलग कहानी। तो रुका हुआ है मैंने, जब 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 तो बोल रहा हूँ कि सारे मसले एक साथ नहीं छेड़ रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा? गैप है, गैप है। कोई सवाल नहीं आएगा उसमें। नहीं ना, राइट ऑफ यूज हमारा एसेट है, लीज लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी है। शुरू के सवाल में बैलेंस होंगे, आगे नहीं होंगे। और जब आउट होंगे कि डेबिट क्रेडिट आउट हो रहा है हमारा, फिर कुछ नई चीजें बीच में और डालनी पड़ेंगी, उन्हें कहते हैं लीज इंसेंटिव, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इनिशियल डायरेक्ट। इंश्योरेंस सिलेबस में है ही नहीं वो चीज। खरीदा तो अभी है ही नहीं, कहाँ खरीदा है? यूज करने का, यूज करने के लिए खरीदा तो है ही नहीं, बड़ी गलत है। तुमने तो लीज का डेफिनेशन ही बिगाड़ दी। कहीं लिखा हुआ है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एसेट सेल कर दिया हो? हाँ। नहीं, उसकी कॉस्ट हमें कितने का पड़ गया, हमें कितने का पड़ गया उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट के अंदर चार चीज आती हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से बता रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट भी आती है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, लीज इंसेंटिव माइनस होता है, ठीक है ये सब, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आती है।